अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन। यानी ग्रेविटी के बारे में सबसे पहले जो लॉ पेश किया था वो सर आइजैक न्यूटन था, जो कि फ़िज़िक्स या साइंस सब्जेक्ट में उसके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन मौजूद है। सबसे पहले इसने जो लॉ पेश किया था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपकी बुक में ये स्टोरी मौजूद है। अगर मैं सर आइजैक न्यूटन का स्टोरी बता दूं कि इसने किस तरीके से पेश किया, इसको क्या ख्याल आया कि इसने ये लॉ पेश किया था। ये अपने गार्डन में बैठा हुआ था, सोच रहा था कि ये प्लेनेट किस तरीके से सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। इसके अलावा इसने सोचा कि एग्जाम्पल अर्थ जो ज़मीन है किस तरीके से ये सन के अराउंड रिवॉल्व होता है। इसके अलावा अर्थ के अराउंड फिर मून किस तरीके से रिवॉल्व होता है। तो इनके बारे में इसने सोचा कि अचानक एक दरख्त से सेब गिरा, यानी एप्पल गिरा। वहाँ पे खुदा ना खासा अगर हम होते तो फ़ौरन वो सेब को कहते, लेकिन इसने इस सेब के बारे में सोचा कि ये सेब जो गिरा है ये ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया, इसके पीछे क्या रीज़न था। तो उसने इसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ से इसने ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो लॉ था न्यूटन का, उसने ये लॉ पेश किया था, जो कि सिर्फ प्लेनेट के लिए वैलिड नहीं है। जितने भी बॉडीज़ है यानी जितने भी ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट के लिए या बॉडीज़ के लिए ये वैलिड है। न्यूटन ने यानी ज़मीन पर जितने भी बॉडी मौजूद है सब के लिए ये जो कानून है, ये जो लॉ है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब के लिए वैलिड है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर साइंटिस्ट जितने भी थे वो इसके बारे में सोच रहे थे कि किस तरीके से ये मून के अराउंड सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट से ये कैसे रिवॉल्व करता है। तो यहाँ से इन सब का जो जवाब था, जो आंसर था, वो न्यूटन ने ही इस स्टेटमेंट के ज़रिए से दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले इसने जो लॉ पेश किया था, इसका स्टेटमेंट क्या था, मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। कायनात में जितने भी बॉडी मौजूद है वो एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, इनके दरमियान फोर्स है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। और ये जो फोर्स है दो बॉडी के दरमियान, दो बॉडी का जो मास है, उस मास का जो प्रोडक्ट है, उनकी प्रोडक्ट का ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का मतलब यह होता है कि यानी मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा, मास जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। तो डायरेक्टली का मतलब यह होता है, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और दो बॉडी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, मासेस के साथ। दो बॉडी का जो मासेस का प्रोडक्ट है उसके साथ डायरेक्टली है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, इनवर्सली का मतलब होता है कि एक चीज़ को बढ़ा रहे हो दूसरा कम होगा। यानी मैं डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, मैं डिस्टेंस को कम कर रहा हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ, ये दो आपके पास मार्कर है, इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम है कि हम इसको फील नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप कहे कि सर ये ज़मीन का यानी अर्थ का हम कैसे महसूस करते हैं, ये क्यों हमें महसूस होता है, यानी ये जो मार्कर है ये ज़मीन की तरफ क्यों जाता है, इसका जो डायरेक्शन है, फोर्स का जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड क्यों है, इसका वेट क्यों है। तो इनके बारे में अगर आपको ज़रा सा बता दूं तो मास, जो अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है।
अर्थ का जो मास से ज़्यादा होने की वजह से ये जो अर्थ है ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर एक्सर्ट करता है, ठीक है। कौन? अर्थ का मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा होने की वजह से मार्कर और अर्थ के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हम फील कर सकते। फील क्यों कर सकते हैं, इसका रीज़न मैंने बताया कि अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसको हम फील कर सकते, लेकिन दो मार्कर के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हम फील नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का मास कम है। अगर अब मैं अर्थ के साथ इस मार्कर का मास को कंपेयर करूं तो बहुत कम है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इन दो मार्कर के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के उसने क्या कहा था, ज़रा सा मैं आपको रिपीट करता हूँ कि पूरे कायनात में जितने भी बॉडीज़ मौजूद है ये इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकी प्रोडक्ट का जो मास है, यानी बॉडी के जो मासेज है उनका प्रोडक्ट का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन मार्कर के दरमियान अगर आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान कम होगा। ये था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अगर मैं यहाँ पे ये ज़रा सा मैं आपको बता दूँ, डायरेक्टली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए जो पहला इक्वेशन है यहाँ पे मैंने लिखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, क्योंकि बॉडी कितने थे, मार्कर कितने थे, दो थे, m1 और m2। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 का, ये इक्वेशन मैंने लिखा है। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये रहा। ये d का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस, या यहाँ पे r भी लिख सकते हो, आपका मर्जी है, ठीक है, r या d। तो ये दोनों इक्वेशन क्या थे, ये इनवर्सली है और ये डायरेक्टली है। इन दोनों इक्वेशन का जो एक साइड है वो बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मैंने क्या किया, कंपेयर किया आपस में। कंपेयर होने की वजह से यहाँ पे जो फोर्स था, फोर्स तो अब एक आएगा क्योंकि कॉमन था दोनों में। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास m1 और m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, डिस्टेंस के। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैंने क्या लगाया, जी आपके पास क्या है, ये कैपिटल जी है। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर। ये था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो डेरिवेशन था वो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। लेकिन ये जी क्या होते हैं, जी आपके पास कैपिटल जी का वैल्यू है, न्यूटन ने हमें बताया है कि इसका जो वैल्यू है वो 6 पॉइंट, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, 6.6710⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये था न्यूटन ने जो हमें ग्रेविटी का वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू हमें बताया कैपिटल जी का। अच्छा, इसके अलावा इसका जो अगला लेक्चर है वो जी, डिफरेंस बिटवीन जी एंड कैपिटल जी के बारे में है, ठीक है। वो वहाँ पे मैं इस जी का डिटेल बता दूंगा। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल जी है, ये अगर आप यहाँ पे चेक कर ले, यहाँ पे भी इसका वैल्यू यही है। अगर आप एग्जाम्पल कहीं और पे चला जाए तो इसका वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं होते, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये और दूसरा जो जी है उसमें क्या फ़र्क होता है, वो जी अपने आप को बार बार चेंज करते हैं, हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप यानी ज़मीन से अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो जी का वैल्यू कम, अगर आप ज़मीन के करीब हो तो जी का वैल्यू ज़्यादा। स्मॉल जी के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन कैपिटल जी का जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहते हैं। ये इस जी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा प्लेस टू प्लेस, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। ये था न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। ये पूरा अगर पेपर में आ भी गया तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ये नोट्स भी अपने लिए आप बना सकते हो। ये मैंने वहाँ पे डायग्राम भी शो किया है, m1 m2 इनके दरमियान क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या करता है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है अपनी तरफ, ये क्या करता है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है अपनी तरफ। लेकिन दोनों का जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, ठीक है। दोनों का जो फोर्स का डायरेक्शन है, ये दो मार्कर है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या कर रहे हैं,
इनको अपनी तरफ खींच रहा है और ये क्या कर रहा है, इनको अपनी तरफ खींच रहा है। तो दोनों का जो फोर्स का जो डायरेक्शन है दोनों का चेंज है, इसका इस साइड पे और इसका इस साइड पे, दोनों का यहाँ पे मैंने डायरेक्शन शो किया एरो के ज़रिए से। तो दोनों का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ था ये उसके साथ रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, न्यूटन का जो थर्ड लॉ था, सेकेंड नहीं बल्कि थर्ड लॉ, वहाँ पे हमने पढ़ा था टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जितना यानी किसी भी बॉडी के ऊपर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, इसके ऊपर मैंने लेक्चर तो अपलोड नहीं किया न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर, लेकिन यानी आपका एक्शन जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन भी इतना ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल, आप अगर किसी बॉल को दीवार पर मारते हो, जितनी फोर्स से आप उसको मारते हो दीवार के ऊपर, वो इतने ज़्यादा फोर्स से बैक अप होगा। ठीक है, यानी वो अगर आपने स्लो फोर्स से उसको दीवार पे मारा तो स्लो फोर्स से वापस आएगा, अगर आपने तेज़ी से उसको दीवार पे मारा तो तेज़ी से आएगा। तो यहाँ पे ये एग्जांपल किस चीज़ का था? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि वहाँ पे जो एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन, हर एक्शन इक्वल होगा रिएक्शन का, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ जो थर्ड लॉ है वो भी रिलेट करता है। ये एरा मैंने बता दिया। यहाँ पे दोनों, ये एक्शन कर रहे हैं एग्जाम्पल, वो रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? एक्शन और ये रिएक्शन, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो रिलेट करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ। क्योंकि ये जो टॉपिक था ये इसके साथ रिलेटेड था, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर पढ़ा नहीं तो उसके बारे में मैं लेक्चर को अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। ये था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें और सर अब्दुल रशीद को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।